हेलो गाइस, दिस इज आर्यस प्रजापत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम वर्ल्ड्स पे। तो अब तक हमने जो 10th क्लास की एक्सरसाइज फर्स्ट थी वो कंप्लीट कर ली है और अब हम जो एक्सरसाइज सेकंड है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। पर उससे पहले हमें कुछ और काम करना पड़ेगा जो कि है नंबर सिस्टम। हो सकता है आपने अब से पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आराम से एकदम स्मूथली आपको A to Z नंबर सिस्टम करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की कहानी स्टार्ट होती है नंबर से। तो सीधी सी बात है कि ये नंबर्स आए कहां से। तो नंबर से पहले हमारे पास क्या थे? अंक थे, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट, ठीक है। अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो गणितीय संकेत है ये क्या है? अंक है। और इनमें जो 0 है वो भी क्या होता है? सम्मिलित होता है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक जो गणितीय संकेत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और 0 भी इनमें क्या होता है? शामिल होता है, ठीक है। यानी कि जो एक एक ये जो संख्या आती है एक एक जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अंक से हमारे पास क्या है? नंबर्स आए। यानी इन अंकों की सहायता से ये जितने भी हमारे पास अंक हैं, टोटल कितने अंक होते हैं? गणित में टोटल 10 अंक होते हैं। अगर इन अंकों को आप काउंट करोगे तो आपके पास ये टोटल कितने हो जाएंगे? 10 अंक हो जाएंगे। तो ये 10 अंक है। इन 10 अंकों से हमारा जितना भी नंबर सिस्टम है वो बना हुआ है, ठीक है। जितना भी नंबर सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करेगा? इन 10 अंकों में। और जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, जितने भी दुनिया के नंबर्स बनाए जा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 10 अंकों से बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे आपने मान ली यहां से ये संख्या ले ली 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या कही है कि ये अंक ले लिए हमने, इन अंकों से एक नई संख्या बन गई। कहीं से भी कोई भी अंक उठा के देख लो आप, 7 6 7 0 1 8 9 5। यानी इन 10 अंकों से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या इन 10 अंकों से बनाई जा सकती है। गणित में अंकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 10 है। पर नंबर्स की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। नंबर्स का कोई भी अंत नहीं है। नंबर्स अनंत हो सकते हैं पर अंक आपके पास गणित में कितने होंगे? 10 होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? अंक से, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं कि अंक होता क्या है। अंक क्या होता है? अंक को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी अंक को क्या बोल देते हैं? डिजिट भी बोल देते हैं। अंक क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक सभी गणितीय संकेतों को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो 1 से लेकर 9 तक गणितीय संकेत है वो क्या हो गए? हमारे पास अंक हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? अंक है। अब अंकों की संख्या कितनी होती है? गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? ये अंक है, इनकी संख्या कितनी होती है ये देखने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल गणित में कितने बन रहे हैं? 10 अंक बन रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? गणित में अंकों की संख्या दस होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गणित में अंकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, ठीक है। अब अंकों से हमने क्या बनाए थे? नंबर्स बनाए थे, ठीक है, संख्या बनाई थी। अब चर्चा करते हैं किस पे? संख्या पर। संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? संख्या होती है कि जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ रखते हैं,
दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ रख दें तो हमारे पास क्या आएगी, नंबर या संख्या आएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक कितने भी अंक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अंकों को, जब दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ रखा जाता है तो एक साथ रखा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें संख्या प्राप्त होती है। संख्या बोल सकते हैं, संख्याएं भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक नहीं अनंत संख्या भी प्राप्त हो सकती है, तो संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी दो या दो से अधिक अंक साथ में रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, एक संख्या मिल जाएगी। जैसे हम रखेंगे 8 7 63 3000 3057 310 कोई भी एक साथ रख दो, 6 5 4 3 2, कितने भी अंक आप एक साथ रखोगे वो सारे अंक मिलकर हमें क्या देंगे, संख्या देंगे। क्या देंगे, संख्या। अब बात करते हैं, जैसे हमने अंकों की बात की थी कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। उसी प्रकार गणित में संख्याओं की संख्या कितनी होती है, संख्याओं की ये जो संख्या है उनकी संख्या कितनी होती है। तो गणित में संख्याओं की संख्या है वो अनंत होती है, यानी उसको हमें काउंट नहीं कर सकते। और अनंत क्या होता है ये हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि अनंत एक इंटरेस्टिंग संख्या है जो जिसके फैक्ट भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहे, तब तक के लिए हम इन और संख्या जो है उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो गणित में जो संख्या है उनकी संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे हम नोट डाल कर लिख देते हैं क्या, गणित में संख्याओं की संख्या अनंत होती है। अनंत का मतलब यानी कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि कितनी हो सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि संख्या अनंत हो गई यानी कि इनको हम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, एक साथ इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो संख्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए गणित वालों ने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया। क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया जिसे गणित क्या नाम दिया गया, गणित में नंबर सिस्टम, ठीक है। उस सिस्टम में हम जो हमारे पास संख्या है उनके हम अलग अलग रूप को पढ़ेंगे, उनकी जो संख्याओं की दुनिया है उस दुनिया के बारे में हम जानेंगे कि संख्याओं की दुनिया कैसी होती है, क्या होता है, किस प्रकार से संख्याओं को डिफाइन किया गया है अलग अलग तरह से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे, और सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं, इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं को कुछ लोग प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्याएं होती क्या है, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। प्रकृति से कैसे, जैसे मान लो सबसे पहले इंसान है, उसने काउंटिंग कैसे स्टार्ट की होगी, जैसे उसने किसी चीज को देखा होगा तो उसने क्या बोला, भाई ये 1 है। दो चीज देखी तो उसने बोला होगा 2 होगा, यानी कि उसने सबसे पहले जो काउंटिंग है वो स्टार्ट कहां से की होगी, 1 से स्टार्ट की होगी। तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोल दिया, प्राकृत संख्याएं बोल दिया। क्या बोल दिया, प्राकृत संख्याएं बोल दिया। हम इसकी डेफिनेशन है वो किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं।
वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है या फिर कोई भी दो चीज होंगी, दूसरे क्या बोलते हैं, दो चीजें, तो वे संख्या जिनसे वस्तुओं की काउंटिंग कर सकते हैं उन्हें बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या उसको डिनोट किससे करते हैं ये देखते हैं। तो प्राकृत संख्या उसको प्राकृत संख्या को डिनोट करते हैं n से, कैपिटल N से। हम क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो N इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंफिनिटी। ठीक है, अब जो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, ये कैसे है, ये इस प्रकार से है कि हम वस्तुओं की गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमने जो प्राकृत संख्या है उसकी स्टार्टिंग कहां से की है, 1 से की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 इंफिनिटी। ठीक है, और प्राकृत संख्या को n से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये जो हमारी संख्या है इन सभी का एक साथ जो ग्रुप बनता है, इन पूरी की पूरी प्राकृत संख्याओं का एक साथ ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल n से डिनोट करते हैं। क्योंकि अलग अलग संख्याओं को कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि सभी की सभी संख्याओं को हमें एक साथ प्रदर्शित करना पड़ता है, तो इतनी संख्या लिख तो हम सकते नहीं। तो इसके लिए हमने क्या बना दिया, एक संकेत बना दिया जिस संकेत से हम प्राकृत संख्याओं को क्या कर सके, डिनोट कर सके। यानी कि ये संकेत हमें क्या बताता है, इस n के अंदर ये सारी की सारी संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी इस n के अंदर क्या है, समाई हुई है। यानी इस n को हम क्या बोल सकते हैं, ये सारी की सारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृत संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होती है। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे छोटी संख्या वो क्या है, 1 है। हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब बात आती है सबसे बड़ी संख्या की। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 1 2 3 4 चलते गए आगे कहीं पे एंड है क्या इसका, मेरे हिसाब से इसका कहीं पर एंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर एंड नहीं है, हाँ हो सकता है कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर चलते चलते अनंत पे जाके टिकेगी, तो इसका एंड कहां पे जाके हो गया, अनंत पे हो गया। पर ये अनंत क्या है इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे, पर अभी इतना ही बता रहा हूं कि अनंत पे जाके नहीं टिकेगी, क्योंकि अनंत अनडिफाइंड नंबर है, इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो प्राकृत संख्याओं की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बारे में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है, और मेरे हिसाब से आगे भी कुछ भी ज्ञात होने वाला नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमें ज्ञात है, कौन सी होती है, 1 होती है, पर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट नंबर 3 में हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो हमारा शून्य 0 है वो इन प्राकृत संख्या में शामिल है या नहीं। तो आपको देखने से पता चल रही है कि प्राकृत संख्या वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से पहले आता है शून्य लो, इसका मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें 0 शामिल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो शून्य है वो प्राकृत संख्या में शामिल है या नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नोट नंबर 4 पे।
जिस प्रकार हमने अंक और संख्याओं की संख्या देखी थी कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, प्राकृत संख्याओं की भी संख्या देखेंगे कि प्राकृत संख्या हम काउंट करने लग जाए तो लास्ट में ये कितनी होती है। तो आप देखोगे कि इस इनको काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी, यानी कि इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम चलते जाएंगे लास्ट में कहां पे पहुंचेंगे, अनंत पे। तो जो प्राकृत संख्या है उनकी संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। नोट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्याओं की जो संख्या वो क्या होती है, अनंत होती है। अब बात करते हैं नोट नंबर 5 की। अब अगर कोई आपको बोल दे कि 1 से लेकर 5 तक जो प्राकृत संख्या है उनका आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 1 से लेकर 5 तक जो लगातार प्राकृत संख्या है उनको आपको जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे तो जोड़ोगे। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15। आपको ये बोल दिया 1 से लेकर 10 तक क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, 5 तक ऐड कर दिया, 6 7 8 9 और 10, 5 तक ऐड कितना आया था, 15 आया था। तो 15 और 6 कितना होता है, 21, 21 और 7 कितना होता है, 28, 28 और 8 कितना होता है, 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। तो आप बोलोगे कि 1 से लेकर 10 तक संख्या है उनका अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का ऐड करना है, या फिर मैं बोल दूं 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक संख्या आप लिखोगे और फिर उनका ऐड करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा ऐड करना पड़ जाए। तो उसके लिए गणित वालों ने क्या किया, एक अलग से फॉर्मूला तैयार कर दिया, क्या, n into n plus 1 डिवाइड बाई 2। अगर इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रख देते हो तो आप डायरेक्ट जितने भी आपको नंबर का ऐड करना है वो सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको 100 तक ऐड करना है तो n यहाँ पे क्या है, n है जितने नंबर का आपको ऐड करना है, यानी 100 तक करना है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास n is equal to 100 हो जाएगा। n की जगह आपको क्या पुट करना है, 100 पुट करना है। जैसे n की जगह मैंने 100 पुट कर दिया, यहाँ पे 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है, 2, 2 से 1 कैंसिल है 50, यानी 50 को 101 से गुणा करना है। तो आप क्या करोगे, 50 एकम 50, फिर से 50 एकम 50, यानी आपके पास 100 तक ऐड कितना आ गया, 5050। वैसे ऐड करते तो आपको कितना टाइम लग जाता, पर फॉर्मूले के हिसाब से किया तो आपको क्या लगा, हाईएस्ट मिनट लगी होगी, इतनी भी नहीं लगी होगी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम 1 से लेकर आगे जितने भी प्राकृत संख्या को हमें ऐड चाहिए वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्या, n की जगह कोई भी मान हो सकता है हमारे पास, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, ठीक है। अब और देखते हैं आगे, यहां पे चलते हैं। हमारे पास जो पहली प्राकृत संख्या वो क्या है, 1 है। हमें दूसरी प्राकृत संख्या चाहिए, जस्ट इसके आगे वाली प्राकृत संख्या। हम क्या करेंगे, इसमें एक और ऐड कर देंगे। 1 में 1 ऐड किया, क्या आ गया, 2 आ गया। 2 से जस्ट आगे वाली चाहिए, हम क्या करते हैं, इसमें एक और ऐड कर देंगे। यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या में एक ऐड करने पर जस्ट उसके आगे वाली प्राकृत संख्या में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार हमें जस्ट पीछे वाली प्राकृत संख्या चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। 8 में से 7 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 8 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। 7 में से अगर आप एक और माइनस कर देते हो तो आपके पास उससे जस्ट पीछे वाली संख्या आ जाएगी। यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक आगे वाली संख्या को प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। और किसी भी प्राकृत संख्या की जस्ट पीछे वाली संख्या आपको क्या करनी है, प्राप्त करनी है, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखते हैं प्राकृत संख्याओं की जो संख्या रेखा होती है वो देखते हैं कहां से कैसे स्टार्ट होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा कहते हैं इसे,
संख्या रेखा, इंग्लिश में बोल सकते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन। संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा बेसिकली कहते हैं कि ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को क्या किया जा सके, जिस पर संख्याओं को व्यक्त किया जा सके या फिर संख्याओं को लिखा जा सके। ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को लिखा जा सके क्या कहते हैं? व्यक्त किया जा सके, उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो अब ये जो हमारे पास प्राकृत संख्या है वो संख्या है, तो यानी संख्या है, हम इसे किस पर व्यक्त कर सकते हैं? संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये हो गई हमारे पास क्या है? एक रेखा। इस पर हमें क्या करेंगे? संख्याओं को व्यक्त करेंगे। वो भी कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। कैसे करेंगे? एक से स्टार्ट होंगी, क्योंकि हमारी जो प्राकृत संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, तो संख्या रेखा एक से स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? एक हो गई। फिर हम किसकी बात करेंगे? एक में एक जोड़ने पर दो आता है, यानी कि ठीक आगे वाली संख्या चाहिए तो हम क्या ऐड कर देते हैं? एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से आगे तक चलती जाएगी और आगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। ये क्या हमारे पास है? प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा। कौन सी संख्याओं की? प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, जिसके बारे में हमने डिटेल से जाना। अब हम बात करेंगे इसके बाद किस कौन सी संख्या के बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। तब तक के लिए मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं। हाँ, और 2 नंबर पे बात करते हैं हम किसकी? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या, हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें 2 नंबर पे हमारे पास क्या है? पूर्ण संख्या है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? नाम से पता चल रहा है। पूर्ण, पूर्ण यानी पूरा, कंप्लीट, यानी कि संख्या पूर्ण हो चुकी है। पूर्ण हो चुकी है इसका मतलब पहले किसी संख्या क्या चल रही थी? कमी चल रही थी, उसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो कमी किस चीज की चल रही थी? आपने ध्यान दिया हो तो हम जो प्राकृत संख्या पढ़ रहे थे वो किससे स्टार्ट हो रही थी? एक से लेकर कहां तक है? अनंत तक। ये हमारे पास क्या थी? प्राकृत संख्या थी। इसमें कमी किसकी चल रही थी? इसमें कमी चल रही थी 0 की। शून्य की हमारे पास क्या चल रही थी? कमी चल रही थी। अगर हम 0 को इसमें ऐड कर दें, 0 को इस वाले में ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? पूर्ण संख्या आ जाएंगी। यानी कि जो कमी चल रही थी वो हमने क्या कर दी? पूरी कर दी। पूरी करते हमारे पास कौन सी संख्या आ गई? पूर्ण संख्या आ गई, यानी संख्या क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इसकी हम डेफिनेशन किस प्रकार बना सकते हैं? डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाली संख्या, प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब जिस प्रकार हमने प्राकृत संख्याओं को देखा था कि किसी एक डिजिट से दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फाबेट से दर्शाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं? W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण
संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जितने भी आपके पास पूर्ण संख्याएं हैं, अगर आपको उन्हें एक साथ लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिख दोगे, कैपिटल W लिख दोगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपने क्या लिख दी, एक साथ लिख दी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या से रिलेटेड कुछ नोट के बारे में। जिस प्रकार हमने प्राकृत संख्या में नोट देखे थे उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी हम नोट देखेंगे। तो पहला नोट उसी प्रकार देखेंगे कि सबसे छोटी प्राप्त जो पूर्ण संख्या वो कौन सी होती है, शून्य होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। उसी प्रकार हम देखेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत तक हम पहुंच नहीं सकते, और पहुंच नहीं सकते इसका मतलब हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं नोट नंबर 3 के बारे में। नोट नंबर 3 में क्या है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो किस में आ गई है, पूर्ण संख्या में आ गई है। पर जो ये प्राकृत संख्या उनमें पूरी की पूरी क्या नहीं मिल रही, हमें पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं उनमें पूरी की पूरी प्राकृत संख्या अवेलेबल है। ये हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है। नीचे वाली क्या है हमारे पास, पूर्ण संख्या है। इन पूर्ण संख्याओं में हमारे पास टोटल की टोटल क्या आ चुकी है, प्राकृत संख्या। एक से लेकर अंदर क्या होती है, प्राकृत होती है। तो पूर्ण के अंदर सारी की सारी प्राकृत संख्या आ चुकी है। पूर्ण संख्या के अंदर पूरी की पूरी प्राकृत संख्या आ चुकी है। पर क्या प्राकृत संख्या में पूरी की पूर्ण संख्या है, ये जो हमारे पास प्राकृत संख्या n से हम किसको डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या को। तो प्राकृत संख्या में हमारे पास क्या पूर्ण संख्या है, तो हम देखेंगे प्राकृत संख्या में हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या नहीं है। पर पूर्ण संख्याओं में पूरी की पूरी क्या आ चुकी है, प्राकृत संख्याएं आ चुकी हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो सकती हैं, ये निचली पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, ऊपर वाली प्राकृत हो सकती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा होती ही है, हो सकती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या हो, सभी प्राकृत संख्याएं क्या हो, पूर्ण। ये जरूरी नहीं है कि ये जो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो। क्यों नहीं है ये जरूरी, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सभी प्राकृत पूर्ण हो, पर ये पूर्ण ऊपर वाली प्राकृत हो सकती है। ठीक है, ये थे इससे पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड नोट। अब बात करते हैं कि जो पूर्ण संख्या है उसकी संख्या रेखा कैसी होती है। तो पूर्ण संख्या की संख्या रेखा कैसी होती है वो देख लेते हैं। हमने जो प्राकृत संख्या थी वो किससे स्टार्ट की थी, 0 से, 1 से। पर पूर्ण संख्या वो किससे स्टार्ट करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से लेकर जो अनंत तक संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृत। 0 से लेकर अनंत तक संख्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या रेखा होगी, पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा होगी, पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। ठीक है, ये थी हमारे पास पूर्ण संख्या। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, पूर्णांक संख्याओं पर। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको इधर से ले लेता हूँ। हाँ, तो अब 3 नंबर पर बात करते हैं किसकी, पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंटीजर्स नंबर।
इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसी का अर्थ हम किससे निकालेंगे? इसके नाम से निकालेंगे। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, ठीक है। इसका अगर हम तोड़ के लिखें तो इसका क्या निकलेगा? हमारे पास पूर्ण प्लस अंक, यानी कि हमारे पास अंक है पूरे हो चुके हैं। अंक क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। पूरे तो पीछे वाले में हुए थे। अब भी क्या चल रही है हमारे पास? कमी चल रही है। क्या कमी चल रही है वो देखते हैं। मान लो आप किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो, ठीक है, और आपको बिल्डिंग की जो 20वीं मंजिल है उस पे जाना है। तो आप एक लिफ्ट पे चढ़े और आपने 20 एंटर कर दिया और कहां पे चले गए? आप 20 नंबर मंजिल पे चले गए, ठीक है। अब उसी मंजिल से आपको 20 नंबर मंजिल से क्या करना है? आपको वापस आना है, नीचे आना है। तो आप क्या करोगे? वापस से 20 एंटर कर दोगे। अगर आपने वापस से 20 एंटर कर दिया तो आप 20 और ऊपर चले जाओगे। तो ऐसे क्या हो गई? हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, यानी कि नंबर सिस्टम में अभी भी कुछ ना कुछ क्या चल रही है? कमी चल रही है। उस कमी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन सी संख्याएं आई हैं? पूर्णांक संख्याएं आई हैं। कमी को पूर्ति कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपको यहाँ से 20 मंजिल पर जाना है, तो जो आपके पास बटन में मिलेगा उसके आगे आपको क्या मिलेगा? प्लस 20 मिलेगा। या फिर हो सकता है कुछ भी ना मिले। क्यों? क्योंकि प्लस का चिन्ह कभी भी नहीं लगाते हैं। पर अगर आपको ऊपर से नीचे आना है उसके लिए एक अलग से चिन्ह बनाया गया है। क्या? माइनस का चिन्ह। ये चिन्ह ये डिनोट करता है कि ये जो प्रक्रिया ये रिवर्स में चलेगी। अगर प्लस इधर जा रहा है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो संख्या है ये क्या चलेगी? रिवर्स में चलेगी। यानी कि आप अगर 20वीं मंजिल पे चले गए और आपको वापस आना है तो आपको -20 वाला बटन क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। तब जाके वापस आप क्या होगे? नीचे तो नीचे वाले जो फ्लोर है उस पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस का खेल क्या है? ये खेल हम समझेंगे कौन सी संख्याओं में? पूर्णांक संख्याओं में। कैसे कि हमारे पास अब तक जो संख्या थी वो 0 से लेकर क्या थी? 3 4 5 6 अनंत तक थी। 0 से लेकर अनंत तक थी, ठीक है। पर हमें प्रॉब्लम आ गई क्या कि ऊपर जा रहे हैं तो प्लस से डिनोट कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो किससे करेंगे? तो उसके लिए डिनोट करने के लिए हमने किसका यूज किया? माइनस का यूज किया। तो हमें कौन सी संख्या की और आवश्यकता पड़ी? जो माइनस की संख्या और है उनकी आवश्यकता पड़ी। यानी जो माइनस के अंक थे वो पहले क्या थे? कम थे। इधर माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो अंकों को पूरा करने के लिए, पूरे अंक लाने के लिए हमें कौन से अंक और लाने पड़े? माइनस के अंक है वो और लाने पड़े। यानी कि हमें यहाँ पे क्या किया है? एक उधर प्लस की दुनिया बना दी और एक इधर हमने क्या कर दी? माइनस की दुनिया बना दी। अब ये जो हमारी प्लस की दुनिया है इसका हमने अलग से नामकरण कर दिया और ये जो हमारी माइनस की दुनिया है इसका अलग से नामकरण कर दिया। कैसे? प्लस वालों को हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। शायद आपने संस्कृत में जब भी संधि विच्छेद किया है, ठीक है, तब आप ये प्लस का चिन्ह लगाते हो, उसको आपने यूज किया होगा धन। कैसे? पूर्ण धन अंक। यानी प्लस ना बोल के संस्कृत में प्लस को क्या बोलते हैं? पूर्ण धन अंक। धन का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। यानी कि ये जो सारी की सारी प्लस की संख्या थी उनको हमने क्या बोल दिया? धनात्मक। और कौन सी है? पूर्णांक है, तो हमने क्या बोल दिया? धनात्मक है, पूर्णांक। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है वो सारी की सारी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहां पर जाके खत्म होती है? अनंत पे जाके खत्म होती है। यानी कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। कहां पर? पूर्णांक संख्याओं में। कहां पर बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्याओं में। अब बात करते हैं ये जो हमारी माइनस की दुनिया है, इस माइनस की दुनिया इसको हमने क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ऋण यानी कि माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कौन सी संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं? पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक
पूर्णांक, यानी -1 से लेकर -अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका अलग से नामकरण कर दिया गया है, क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये बचा बीच में 0, तो 0 क्या होता है? क्या 0 प्लस का होता है या फिर माइनस का होता है या फिर आधा आधा होता है? हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आया हो कि 0 प्लस का होता है या माइनस का होता है या फिर आधा आधा होता है, या आधा प्लस का आधा माइनस का। तो आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं, 0 नहीं तो माइनस का होता है और नहीं प्लस का होता है। 0 नहीं तो माइनस का होता है और नहीं प्लस का होता है। 0 0 ही होता है, शून्य शून्य ही होता है। इसको कभी भी प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट नहीं करते, शून्य को शून्य से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो पूर्णांक संख्या है, हमने इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, सेकंड को ऋणात्मक पूर्णांक, और बीच में ये क्या बच गया हमारे पास? शून्य बच गया। अब अगर आपको बोल दे कि आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी? पूर्णांक संख्याओं में, तो आप यहीं से डेफिनेशन को बना सकते हैं। कैसे? 0 से लेकर जो अनंत तक संख्या होती है वो हमारे पास कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। 0 से लेकर अनंत तक हमने अभी पीछे पढ़ा है, इससे 10 पीछे वाली कौन सी थी? पूर्ण संख्या थी। क्या थी? बिंदु से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहां तक थी? 0 से लेकर अनंत तक। तो यहां से आगे टोटल कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। अब बात करते हैं पीछे की। अब आप देख रहे हो ये है 1 से लेकर अनंत तक है, पर आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है सब में। 1 से लेकर अनंत संख्याएं उनको हम बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक प्राकृत संख्या, माइनस की प्राकृतिक संख्या। यानी कि इन पूर्ण संख्याओं में हम जोड़ दें, ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं जोड़ दें, तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएंगी? ये टोटल कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक में शामिल कर दें पूर्ण संख्याओं को, तो हमारे पास आ जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि पूर्णांक संख्याओं में किसको शामिल कर दिया जाए? ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं में। यदि कौन सी में? पूर्ण में। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास जो है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब जिस प्रकार हमने प्राकृत पूर्ण को रिप्रेजेंट किया था, उसी प्रकार इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीजर से, तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल आई या कैपिटल जी जेड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जी भी बोलते हैं। कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या ही होता है। ठीक है, तो कैपिटल आई या जेड से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, एक के बाद क्या आएगा? -0, -1 के बाद 0, 1,
2 3 4 आगे कहां तक है प्लस अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक आपके पास जितने भी अंक हैं, अंक या फिर संख्या है, वो सारी की सारी कौन सी संख्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब देख संख्याओं की संख्या पूर्णांक संख्याओं को क्या देख लेते हैं, संख्या रेखा देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या में हमने क्या देखा था कि प्राकृत संख्याएं वो स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक अनंत तक, और जो हमारे पास पूर्ण संख्या है वो स्टार्ट होती है, सॉरी प्राकृत होती है 1 से, 1 2 3 4 5, और जो हमारे पास पूर्ण होती है वो होती है 0 से, 0 1 2 3 4 कहां तक है अनंत तक। अब हमारे पास जो पूर्णांक है वो होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो इनके जो इनका जीरो वो कहां पे आएगा, वैसे तो आप कहीं पे ले सकते हो क्योंकि नंबर लाइन है, पूरी पे नंबर होते हैं, यहाँ पे लोगे तो भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनंत तक, अनंत का अभी तक कोई भी पता नहीं है किधर कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी इधर कितना हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, तो जीरो आप कहीं पर भी ले सकते हो। जीरो से जो आगे वाली इधर वाली संख्या होंगी वो होगी प्लस की, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना है। दाईं साइड वाली प्लस की और बाईं साइड वाली क्या होगी हमारे पास है माइनस की संख्या है, माइनस में कहां तक चला जाएगा माइनस अनंत तक, और आगे प्लस में कहां तक चला जाएगा प्लस से अनंत तक। हमने इनका नामकरण किया था कि जो 0 से आगे प्लस की संख्या है उनका धनात्मक पूर्णांक, और जो 0 से कुछ पीछे उनका नामकरण किया था हमने ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपना नोट नंबर 1 की। नोट नंबर 1 में आपको किसके बारे में चर्चा करनी है, धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, धनात्मक पूर्णांक। देखते हैं क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक, वे पूर्णांक होते हैं जो सारे के सारे 0 से क्या होते हैं बड़े होते हैं। 0 से आगे जितनी भी संख्या है सारी संख्याएं बड़ी हैं, तो जितने भी 0 से बड़े पूर्णांक हैं उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, शून्य से बड़े सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य से बड़े सभी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, यानी 0 से बड़े जितने भी पूर्णांक हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब देखते हैं कि जिस प्रकार हमने प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्या को दर्शाया था उसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसे या तो i प्लस या फिर किसी z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी i प्लस या z प्लस से दर्शाते हैं, यानी i प्लस या z प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 आगे अनंत, 1 2 3 4 5 आगे अनंत। नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नोट नंबर 2 में हम बात करते हैं किसके बारे में, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। सेम उसी प्रकार से डेफिनेशन बना देंगे, शून्य से ये बड़े, इधर वाले शून्य से क्या होंगे छोटे होंगे, तो शून्य से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे पूर्णांक क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है एकदम, शून्य से छोटे सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य से छोटे सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है आपको, i माइनस या फिर z माइनस। धनात्मक को i प्लस या z प्लस से और ऋणात्मक को i माइनस या z माइनस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी माइनस की संख्या वो इसमें आ जाएगी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 देन इंफिनिटी। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे,
जीरो जीरो क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम नोट नंबर 3 में। तब तक के लिए मैं ऊपर वाला हाँ नोट नंबर 1 में हमने बात करी थी धनात्मक पूर्णांक की, नोट नंबर 2 में हमने बात की थी ऋणात्मक पूर्णांक की, नोट नंबर 3 में हम बात करेंगे शून्य की। नोट नंबर 3 में हम बोलेंगे क्या कि जो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये जो जीरो है न तो प्लस का है नहीं माइनस का है, ये हो गया हमारे पास नोट नंबर 3। अब बात करते हैं नोट नंबर 4 की। अगर आप देखोगे आपके पास कोई भी दो पूर्णांक हो गया, उन दोनों पूर्णांकों के बीच में आपको कोई ना कोई क्या मिलेगी, पूर्णांक संख्या मिलेगी, परिमित पूर्णांक संख्या मिलेगी। अगर आप इन दोनों के बीच में देखोगे तो आपको आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा था, आप यहाँ क्या बोल सकते हो, आपके पास जीरो पूर्णांक संख्या, यानी कि कुछ ना कुछ आपके पास नंबर आ रहा है। आप बता सकते हो कि इन दोनों के बीच कितनी है, 1 और 5 के बीच देखोगे तो आपके पास कितना है, 1 2 3 तीन पूर्णांक संख्या है। कहीं पर भी देखोगे इन दोनों के बीच में देखोगे, इन दोनों के बीच में 1 2 3, यानी कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में आप बता पा रहे हो कि कितनी पूर्णांक संख्याएं और विद्यमान है। तो आप बोल सकते हो कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच परिमित संख्या में, परिमित यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, परिमित संख्या में पूर्णांक संख्या विद्यमान होती है। पूर्णांक संख्या, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, और उनमें आप देखोगे कि आप कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ये नहीं बता पाओगे कि कितनी परिमेय संख्या और है। ठीक है, तो किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच परिमित संख्या में क्या होती है, पूर्णांक संख्या विद्यमान होती है। अब बात करते हैं नोट नंबर 5 की। ठीक है, नोट नंबर 5 में क्या है कि कोई भी आपके पास पूर्णांक है, मान लो आपके पास 1 है, आपको मैं पूछूं 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, आप बता सकते हो। आप मान लो आपके पास यहाँ पे 8 है, मैं आपको पूछूं 8 से ठीक बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 9 होगा, आप बता सकते हो। या फिर मैं पूछूं 5 से ठीक बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो 5 से ठीक बड़ा क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, 5 से ठीक बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -3 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इधर चलते हैं नंबर लाइन, इधर चलते हैं तो मान बढ़ता है, यानी कि -4 से बड़ा क्या होगा पूर्णांक है, -3 होगा, नहीं कि -5, क्योंकि इधर चलते हैं तब नंबर लाइन में क्या होती है, मान बढ़ता है। इधर जाने पर मान बढ़ता है, दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है, बाईं ओर जाने पर मान घटता है। यानी कि -4 बड़ा है, -5 छोटा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि किसी संख्या से ठीक बड़ा पूर्णांक आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। 1 से बड़ा 2, 8 से बड़ा 9, इसी प्रकार -4 से बड़ा कौन हो जाएगा, -3। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ठीक छोटा पूर्णांक, आपको बोलते कोई 4 से ठीक छोटा, 3 ठीक छोटा यानी जस्ट पीछे वाला, 5 से ठीक छोटा क्या हो जाएगा, 4, या फिर आपको बोलते -3 से ठीक छोटा क्या हो जाएगा, -2 से ठीक छोटा -3 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाने पर घटते हैं यानी छोटा होता है इधर जाने पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या कर रहे हो कि पूर्णांक संख्याओं में आप जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा पूर्णांक बता पा रहे हो। हम लिख सकते हैं नोट नंबर 5 में, किसी भी पूर्णांक से ठीक बड़ा या ठीक छोटा पूर्णांक ज्ञात करना क्या है, हमारे पास संभव है, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करना संभव है। यह बात भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परिमेय संख्याओं में किसी भी संख्या से ठीक बड़ा या ठीक छोटा ज्ञात करना भी ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कौन सी संख्याओं के बारे में, समपूर्णांक के बारे में। समपूर्णांक कौन से होते हैं,
सम, इनको बोलते हैं इवन इंटीजर्स। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। तो वे पूर्णांक, पूर्णांक की बात हो रही है यहाँ पे, वे पूर्णांक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर क्या बोल सकते हैं, वे पूर्णांक जो 2 से भाज्य या फिर विभाज्य है। वे पूर्णांक जो 2 से भाज्य हैं वो क्या कहलाते हैं, सम पूर्णांक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने छोटी कक्षा में। अब पढ़ते हैं इसकी आगे की जो डेफिनेशन है, वो आगे की मतलब जो नई वाली डेफिनेशन है वो क्या बोलती है। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कोई भी इकाई अंक हो तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व क्या हो 8 हो तो वह संख्या सम संख्या सम पूर्णांक कहलाती है। तो वह संख्या क्या कहलाती है, सम पूर्णांक कहलाती है। आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सम पूर्णांक किसे कहते हैं, आप वाले डेफिनेशन एकदम राइट है क्या, कि जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाए, सॉरी जिस संख्या में वो 2 का कंप्लीट भाग चला जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। और या फिर हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई है 0, 2, 4, 6 और क्या हो 8 हो, वे सारी की सारी क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। जैसे 0, 2, अब 0 में भी 2 का भाग जाता है, इसलिए 0 भी क्या होती है, सम संख्या होती है। 0, 2, 4, 6, 8 पूर्णांक संख्याओं की हम बात करें तो पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है, इसलिए हमें इसमें 0 लेना पड़ेगा। 8 के बाद है 10, 12, यानी कि जो भी संख्या 2 से विभाजित है या फिर 2 की टेबल में आती है वो सारी की सारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। अब हम पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं में माइनस की संख्या भी होती है। तो 0 तो मैं तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, पर इसका भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस। यानी कि 2 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि माइनस के 2 में 2 का भाग जाता है और प्लस के 2 में भी 2 का भाग जाता है। या फिर इकाई का आपको देख लो, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6, 8, 0 इकाई है, ये वाला 0, 2, 4, 6, 8, इसका इकाई का आप देखोगे 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सी संख्या, सम संख्या। अब आपको कोई बोल दे कि जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको आपको सभी सम संख्याओं को एक साथ लिखना है। एक साथ लिखना है तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे 2 है। ये क्या है, सभी सम संख्याओं को एक साथ लिखने का फॉर्मूला है। जहां भी ये n है, n बिलोंग्स टू क्या है, i इंटीजर्स, यानी n बिलोंग करेगा इंटीजर से। यानी n आपको कहां से उठा कर लाना है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं से आपको n उठाकर लेके आना है। यानी कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ n की जगह पुट करोगे और आपको क्या मिल जाएगी, एक सम संख्या मिल जाएगी, सम पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे आपने बोल दिया 2 की n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 5, तो 5 में क्या होता है 10, और 10 क्या है हमारे पास एक सम संख्या है। आपने बोल दिया कि मैं n की जगह 0 पुट करूंगा, 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 भी हमारे पास क्या है, सम संख्या। यानी n की जगह आप कोई भी पूर्णांक संख्या रख दो, आपके पास कौन सी संख्या निकल के आएगी, सम संख्या ही निकल के आएगी। यानी कि सभी सम संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं हम नोट नंबर कितने, नोट फिलहाल मेरे याद नहीं कितने हुए, आप देख लेना शायद 5, 6, 7 नंबर नोट है, ठीक है। सम की बात क्या है, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन से होते हैं ये देखेंगे। विषम यानी कि ओड इंटीजर्स नंबर, ओड इंटीजर्स नंबर। जिस प्रकार हमने देखा था कि सम कौन से होते हैं, वे
संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 और 8, ये अगर आपको इकाई अंक मिल जाए तो आप क्या बोलोगे सम। अगर इनको छोड़कर क्या कौन कौन बच गया 1 3 5 7 9, इनमें से अगर आपको कोई भी अंक इकाई अंक पर मिल जाए, कहां पर मिल जाए इकाई अंक पर मिल जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी हमारे पास है पूर्णांक संख्या विषम पूर्णांक होगी। ठीक है, कौन सी होगी विषम पूर्णांक होगी। अगर आपके पास इकाई मिल जाए 1 3 5 7 और 9 मिल जाए तो होगी आपके पास विषम पूर्णांक। या फिर आप बोल सकते हो वे संख्याएं जिनमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाए, कंप्लीटली भाग नहीं जाए, 2 का कंप्लीट भाग रह जाता हो तो वो भी क्या होती है विषम पूर्णांक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वे पूर्णांक जिनका इकाई अंक जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 और क्या हो 9 हो, उन्हें विषम पूर्णांक कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं कि वे पूर्णांक जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, क्या बोलेंगे विषम, क्या बोलेंगे विषम पूर्णांक। तुम्हें क्या बोलेंगे विषम पूर्णांक बोलेंगे। जैसे 1 3 5 7 9, इनमें आप 2 का भाग दो या फिर ये 2 की टेबल में नहीं आते हैं, सीधा सा पता चलता है क्या है विषम पूर्णांक। या फिर आप देख सकते हो इकाई अंक 1 होना चाहिए, इकाई अंक 3 होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए, इकाई अंक 7 होना चाहिए और इकाई अंक 9 होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ी संख्या जाए तो आप कैसे देखोगे इकाई अंक 1 आ जाए 3 आ जाए 5 आ जाए 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो कौन सी संख्या होगी विषम संख्याएं होगी। पूर्णांक है तो पूर्णांक है प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं हम प्लस माइनस और ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्लस का 17 है प्लस का माइनस का 17 हो सकता है, प्लस का 19 या माइनस का 19 हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं कि जिस प्रकार हमने सम संख्याओं को 2n से रिप्रेजेंट किया था उसी प्रकार हम विषम को भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको करते हैं 2n प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n माइनस 1, दोनों ही क्या है राइट है। कैसे n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, मान लो आपने n की जगह क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, ये क्या आ जाएगा ये 0 हो गया 1 आपको कहां पे मिल जाएगा विषम पूर्णांक में मिल जाएगा। या फिर आप बोल दो 2 की जगह 5 पुट करोगे प्लस 1 का 1, 5 गुने 10 और 1 क्या होगा 11 भी आपको इसमें मिल जाएगा। आप बोल दो कि मैं इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूं माइनस का 8, ठीक है माइनस की ये गई तो माइनस 8 गुने 16, माइनस का 16 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो गए 17। कौन से फॉर्मूले में पुट करो कौन से में क्या आएगा आपके पास पूर्णांक विषम पूर्णांक ही आने वाला है माइनस का 17 यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जो विषम पूर्णांक है उनको अगर आपको एक साथ लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे 2n + 1 या 2n - 1 से लिखोगे। ठीक है, विषम पूर्णांक को। अब बात करते हैं आगे। नोट नंबर 8 या फिर ये बोल सकते हो आप सम और विषम पूर्णांक से रिलेटेड नोट है। कैसे कि जो हमारे पास सम पूर्णांक है सम पूर्णांक का वर्ग हमेशा सम तथा विषम पूर्णांक का वर्ग हमेशा विषम होता है। ठीक है, सम पूर्णांक अगर आप वर्ग यानी कि स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा सम ही आएगा। जैसे मान लो आपके पास सम 4 है, वर्ग करना है यानी 4 को 4 से क्या करना है गुणा, ये तो होता है 4 का वर्ग, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 चौके 16। अब देखो जिसमें 2 4 6 8 और क्या आ जाए 0 आ जाए वो क्या होता है सम होता है।
और जिसमें 1 3 5 7 और 9 आ जाए वो क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इकाई है 6 आ रहा है, तो ये क्या है, सम है। यानी कि आपने सम संख्या ली, सम का वर्ग निकाला, वापस से क्या आ रहा है, सम आ रहा है। और सम संख्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 6 से कितना होता है, 36 होता है। इसका भी इकाई क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो भी क्या है, सम है। विषम में चेक करते हैं, विषम में मान लो आपने 3 ले लिया, 3 3 क्या आता है, 9 9 देखो किसमें आता है, विषम में आता है। यानी विषम का जो वर्ग होता है वो विषम होता है, और सम का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, सम होता है। इसमें और भी चेक कर सकते हो आप, मान लो आपने 9 ले लिया, 9 में कितना होता है, 81, 1 देखो किसमें आता है, 1 विषम में आता है। तो सम का जो वर्ग है, सम का वर्ग हमेशा क्या लेके आएगा, सम ही लेके आएगा। और विषम का वर्ग, अगर आप विषम संख्या का वर्ग करते हो तो आगे आपको क्या मिलेगी, विषम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं नोट नंबर 9 में हम देखेंगे क्या, कि अगर हमें ऐड करना पड़ जाए सम संख्या में सम संख्या को, मतलब सम संख्या, तो इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, ये देखते हैं। सम छोटी संख्या लेके चल जाते हैं 2 में, और कौन सी सम संख्या ले लो, 2 में आपने मान लो 6 ऐड कर दिया दोनों सम में, तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8 8 क्या है आपके पास, ये भी सम है। 2 में 6 ऐड किया, 8 आ गया, यानी सम में सम को ऐड किया, आपको मिल रही है क्या, सम संख्या। सम में सम को ऐड किया, सम संख्या मिली। इसी प्रकार एक में कौन हो गए, आप बोल दो कि सर सम में हमें क्या ऐड करना है, विषम ऐड करना है, सम में विषम ऐड करना है। चलो देखते हैं क्या सर, कोई भी सम ले लो, 2 ही ले लो, 2 में क्या ऐड कर दो, 3 कर दो, 2 + 3 क्या कितना होता है, 5। सम में विषम ऐड किया, क्या है हमारे पास, 5 क्या होता है, विषम होता है। सम में विषम ऐड करने पे हमारे पास आ गया विषम संख्या। ठीक है, सम में सम ऐड करने पे सम आता है, और सम में विषम ऐड करने पे क्या आता है, विषम आता है। 3 नंबर पे बात करते हैं। अगर आपको कहते हैं कि विषम में आपको विषम ही ऐड करना है, विषम संख्या में कौन सी संख्या ऐड करनी है, विषम संख्या ही ऐड करनी है, कोई सी दो विषम ले लो, 3 और 7 ले लो, 3 + 7 कितना होता है, 10, और 10 यानी कि 0 आ गया, 0 किसमें आता है, सम में आता है। विषम में विषम ऐड किया, आपके पास क्या आ गया, सम। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में आप बोल दो कि विषम में इस बार कौन सी ऐड करोगे, आप सम करोगे, तो देखते हैं क्या आता है। विषम लो, 5 ले लो विषम, सम लो 4 ले लो, 4 5 कितना आता है, 9 9 किसमें आता है, 9 आता है विषम में। ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये वही कहानी हो गई, कौन सी वाली, अगर आप प्लस में माइनस को ऐड करोगे, सॉरी प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या था, माइनस आता है। अगर माइनस आ गया तो माइनस आएगा, या फिर माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी माइनस आएगा। माइनस को प्लस से कर दो, प्लस को माइनस से कर दो, आने वाला माइनस ही है। तो विषम को सम में ऐड कर दो, विषम को सम में ऐड कर दो, या फिर सम को विषम में कर दो, सम और विषम। यहाँ पर क्या है, सम में विषम है, यहाँ पर विषम में सम है, वापस क्या आने वाला है, हमारे पास विषम ही आने वाला है। ठीक है, सम में सम ऐड करने पर भी सम आता है, और विषम में विषम ऐड करने पर भी क्या आता है, सम आता है। जैसे आपने माइनस को माइनस से गुणा किया होगा तो आपके पास प्लस आता है, और प्लस को प्लस से आप गुणा करते हो तो भी आपके पास क्या आता है, प्लस। वैसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब ये हो सकता है हमारे जो एक्सरसाइज 2 है उसमें कहीं पर क्या आ जाए, काम आ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम भाज्य पूर्णांक और अभाज्य पूर्णांक के बारे में। भाज्य पूर्णांक कौन से पूर्णांक होते हैं और अभाज्य पूर्णांक है वो कौन से पूर्णांक होते हैं। उसके बाद शायद आज का अपना वीडियो लेंथ हो गया है, तो इसको वहीं पे खत्म कर देंगे। बाकी आगे के जो नंबर सिस्टम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में, भाज्य पूर्णांक। भाज्य पूर्णांक का एक और नाम भी होता है शायद क्या, संयुक्त पूर्णांक। संयुक्त पूर्णांक
भाज्य को क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट पूर्णांक है तो इंटीजर, कंपोजिट इंटीजर नंबर। होता क्या है भाज्य पूर्णांक, ये देखना है। भाज्य पूर्णांक होता है, ऐसे तो नाम से पता चला भाज्य, यानी जिसमें भाग चला जाए, जिसमें भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए? एक तो एक का भाग चला जाए, एक स्वयं का भाग चला जाए, स्वयं यानी खुद, एक का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए, और एक अन्य संख्या आपके पास और हो जिसका भी क्या चला जाए? भाग चला जाए। यदि किसी संख्या में इस प्रकार से तीन संख्याओं या तीन से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य पूर्णांक होगी। जैसे हम इसकी जगह से क्या लिख सकते हैं कि यदि डेफिनेशन इसकी होगी ऐसे पूर्णांक जिनमें एक व सेम यानी खुद के अतिरिक्त भी, अतिरिक्त बोलते हैं अलावा, के अलावा भी अन्य किसी, अतिरिक्त भी अन्य किसी पूर्णांक का क्या होता हो? भाग जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? उससे भाज्य पूर्णांक बोलते हैं। आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? कि एक और स्वयं का तो जाना जाना चाहिए, एक का भाग जाना चाहिए और खुद का जानना ही जाना चाहिए, और उसके अलावा एक और संख्या आपके पास ऐसी हो जिसका भाग चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं किससे? एक से। एक में एक का भाग जाता है, एक में स्वयं का भाग जाता है, एक में और किसी संख्या का जाता है? नहीं जाता है। तो एक यहाँ से क्या हो गया? रद्द हो गया। एक को हम भाज्य पूर्णांक में नहीं ले सकते। बात करते हैं दो की, दो में एक का जाता है, दो में खुद दो का जाता है, और किसी का जाता है क्या? नहीं जाता है। तो क्या हो गया? कट हो गया। तीन की बात करते हैं, तीन में एक का जाता है, तीन में तीन का जाता है, और किसी का जाता है क्या? नहीं जाता है। चार की बात करते हैं, चार में एक का जाता है, चार में चार का जाता है, और किसी का जाता है? जाता है। इसका चार में दो का हो जाता है, दो में चार तो होता है। तो इसका मतलब हमें तो ये कंडीशन फॉलो करनी है, एक का चला जाए, खुद का चला जाए, और एक और ऐसी संख्या हो जिसका भी चला जाए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो हमारे पास कौन सी संख्या होगी? भाज्य पूर्णांक। हम जैसे में किससे स्टार्ट करेंगे? चार से स्टार्ट करेंगे। क्यों? एक दो तीन, ये इसकी कंडीशन को क्या नहीं करनी है? फॉलो नहीं करनी है। तो एक दो तीन को इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किसकी? पांच की। तो पांच में पांच का जाता है, पांच में एक का जाता है, और किसी का जाता है क्या? नहीं जाता है। बात करते हैं छह की, छह में छह का जाता है, छह में एक का जाता है, छह में दो का भी जाता है, छह में तीन का भी जाता है। इसका मतलब एक पर चला जाए तो बहुत होता है, इन दोनों के अलावा एक पर चला जाए तो बहुत होता है। यहाँ पे तो दो का जा रहा है, तीन दो का और तीन का, दो संख्या होगा, दो अंकों का जा रहा है। तो ये भी क्या होगी? हमारे पास भाज्य होगी। इसके बाद क्या हो सकती है? सात हो सकती है? नहीं हो सकती। आठ, आठ में दो का जाता है, आठ और एक के अलावा दो का जाता है। नौ में तीन का जाता है, नौ खुद और एक के अलावा तीन का हो जाता है। 10, 11 नहीं होगी। 12, 12 में दो का जाता है। 13 नहीं होगी। 14 में दो का जाता है। 15 में तीन का जाता है। 16, 16 में दो का। 17 नहीं होगी। 18, 19 नहीं होगी। 20, 21 में भी तीन का जाता है। 22 में दो का। 23 में किसी का नहीं जाता है। 24, 25, 26 में दो का जाता है। देन इंफिनिटी। हमारे पास कौन सी भाज्य पूर्णांक है? क्या हो सकते हैं? प्लस माइनस दोनों के हो सकते हैं। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। भाज्य पूर्णांक प्लस माइनस है, दोनों के हो सकते हैं। ठीक है। अब यहां से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे छोटा भाज्य पूर्णांक है वो कितना निकल के आया? आपके पास है 4 निकल के आया। सबसे छोटा वो कितना है? 4। भाज्य भी है और क्या है? सम भी है। तो आप क्या बोलोगे? सबसे छोटा भाज्य पूर्णांक तथा समभाज्य पूर्णांक।
सबसे छोटा भाज्य पूर्णांक भी है और सबसे छोटा समभाज्य पूर्णांक भी है। समभाज्य पूर्णांक कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, क्या आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सबसे छोटा भाज्य पूर्णांक और समभाज्य पूर्णांक क्या होता है? 4 होता है। तो ये थी हमारी भाज्य पूर्णांक की कहानी। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? अभाज्य पूर्णांक के बारे में। बात करते हैं अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक इनको शायद रूट संख्या भी बोलते हैं, तो रूट पूर्णांक भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन से होते हैं प्राइम नंबर? सबसे ज्यादा काम आने वाले आपके लिए 10 के सिलेबस में ध्यान से देख लेना। वे नंबर जिनमें एक का भाग चला जाए और स्वयं का भाग चला जाए, वे नंबर जिनमें एक का भाग चला जाए और स्वयं का भाग चला जाए क्या कहलाते हैं? अभाज्य पूर्णांक। एक का जाना चाहिए, स्वयं का जाना चाहिए, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाना चाहिए। स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। कौन से पूर्णांक कहलाते हैं? अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे पूर्णांक जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी पूर्णांक का भाग नहीं जाता हो क्या कहलाती है? अभाज्य पूर्णांक संख्याएं। अभाज्य पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे अब स्टार्ट करते हैं एक से। एक में एक का जाता है, एक में खुद का जाता है। क्या होनी चाहिए? अभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए और एक पर के लिए एक को छोड़ देते हैं। भाज्य क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसने भाज्य की कंडीशन फॉलो नहीं की। अभाज्य भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आगे बात करते हैं। पहले दो पर चलते हैं। दो में एक का जाता है, दो में दो का जाता है, और किसी का जाता है क्या? नहीं जाता है, क्योंकि जाता तो हम किसी में इंक्लूड कर देते, ऊपर वाले में इंक्लूड कर देते। तो ये स्टार्ट हो गई 2 से। 2 में नहीं जाता है। एक 3 को छोड़ा था हमने, 3 के बाद किसको? 5 को छोड़ा था। 6 इसमें आ गया, 7 8 आ गया, 9 आ गया, 10 11 13 17 19 23 27 नहीं होगा, तो इसके बाद 29। ठीक है, देन इन्फिनिटी। यानी कि ये जो संख्या है जिनमें एक का भाग जाता है वो स्वयं का जाता है, वो किसी का भाग नहीं जाता है। पूर्णांक इसलिए प्लस माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं या फिर माइनस के भी हो सकते हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये हो गए हमारे पास कौन से पूर्णांक है? अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक में भी हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा जो अभाज्य पूर्णांक है वो 2 होता है, और 2 सम भी है। सम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है। तो हम बोल सकते हैं सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक वह सम अभाज्य पूर्णांक कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और अभाज्य पूर्णांक है वो कितनी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और अभाज्य पूर्णांक है वो कितना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक 3 अंक का मतलब है 99 तक गिनती आती है, तो वहां तक आपके पास एक और एक कितने अंक है? 2 अंक है। 100 होते हैं आपके पास कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 में तो 2 का भाग जाता है, एक और स्वयं के अलावा किसका भाग नहीं जाना चाहिए। 2 का भाग जाता है, इसका मतलब किसमें चली जाएगी? भाज्य में चली जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा इसके बाद? 101। 101 में आप भाग लेके देखोगे, एक का जाता है, खुद 101 का जाता है, इसके अलावा और किसी भी अंक का इसमें भाग नहीं जाता है। नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी जो कि क्या है? 101 होती है। ठीक है, अब रहेगी मेन बात कौन सी वाली?
ये एक एक को इसमें हमने नहीं लिया, भाज्य में हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसकी कंडीशन फॉलो ही नहीं करता है। क्या है इसकी कंडीशन? इसकी कंडीशन ये एक का भाग आना चाहिए, खुद का जाना चाहिए, इसके बाद भी एक ऐसा अतिरिक्त अन्य कोई परिणाम हो जिसका क्या चला जाए, इसमें भाग चला जाए, यानी इसमें इसकी कंडीशन फॉलो नहीं की, इसलिए इस भाज्य ने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया अपनी घर से। अब बात आती है किसकी बात? अभाज्य। अभाज्य में भी एक नहीं आता है, अभाज्य में भी एक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभाज्य की आप प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे ना, उसमें क्या मिलेगा आपको, जो अभाज्य के आप फैक्टर करोगे ना, तो फैक्टर कभी भी सेम नहीं आने चाहिए, फैक्टर कभी भी सेम नहीं आने चाहिए। ये अभाज्य की क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी कि जो इसमें साथ में इंक्लूड होती है कि फैक्टर भी क्या नहीं आने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। गुणनखंड करोगे दो, जैसे दो है, दो को आप गुणनखंड करोगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11, 13 एकम 13, यानी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। इस डेफिनेशन में आप देखोगे, इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देखोगे कि 2 1 एकम 1, इसमें क्या हो रहा है, इधर वाला और इधर वाला दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, सेम आ रहे हैं, पर इसमें देखो अलग अलग है, सभी में क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये अभाज्य की कंडीशन है उसको भी फॉलो नहीं करता है। एक न तो भाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है, न ही अभाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है। इसलिए एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य पूर्णांक है। तो ये नोट एकदम ध्यान रखना आपको, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य पूर्णांक है। इसमें गलती बहुत बार हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक को लगभग क्या मान लेते हैं, अभाज्य मान लेते हैं, पर एक अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभाज्य की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है और नहीं ये भाज्य की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए इसे क्या क्या मतलब क्या किया गया है, दोनों से इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक नंबर सिस्टम समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे कल परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और उसके बाद अनंत संख्या के बारे में। ठीक है, वहां पे हमारा क्या है, नंबर सिस्टम 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो नंबर सिस्टम आपने अभी पढ़ा है, ये आप 5 से लेकर 5, 6, 7 कक्षा 7 तक आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हो। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 8 से स्टार्ट होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या स्टार्ट करेंगे। परिमेय संख्या स्टार्ट होती है 8वीं क्लास से, प्राकृत होती है 5वीं में, पूर्ण होती है 6वीं में, पूर्णांक होती है 7वीं में, और 8वीं में क्या है, परिमेय, और 9वीं में क्या है हमारे पास वास्तविक संख्या है, और 10वीं में भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या की चर्चा भी हम कल वाले वीडियो में करेंगे, और जो हमारे पास परिमेय संख्या है उनकी भी चर्चा हम कल वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज और है वो बता देता हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम में जितने भी पढ़े हैं उन सभी की मैं नीचे पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, वो डाउनलोड करके आप अपने नोटबुक में जो थ्योरी की कॉपी है उसमें राइट ये सॉल्यूशन राइट डाउन कर सकते हो, ताकि आप कभी भी आगे आपको जरूरत हो तब आपके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है।